ठीक है भाई, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माइक्रोब्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। ठीक है, कि माइक्रोब्स को हम बायोगैस के प्रोडक्शन में कैसे यूज करते हैं। तो बायोगैस क्या होती है, हमारी गोबर गैस भी कहते हैं हम इसको, क्योंकि हम इसको जो डंग होता है काऊ का, बफेलो का, उससे हम इसको बनाते हैं, तो गोबर गैस या बायोगैस कहते हैं। अभी गैसेस का मिक्सचर होता है बायोगैस, जिसमें मैक्सिमम आपको क्या मिलेगी भाई, मिथेन मिलती है। ठीक है, तो बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस जिसके अंदर मैक्सिमम मिथेन होता है। बाकी आप लोगों के H2 भी होती है, CO2 भी होती है, सारी गैसेस होती है। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटी एंड विच मे बी यूज्ड एज फ्यूल। तो बायोगैस माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से बनेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से बनेगा, और ये एज ए फ्यूल यूज होता है घरों में। ठीक है, जैसे हमारे घरों में एलपीजी की सप्लाई होती है, वैसे ही आप लोगों का बायोगैस भी एज ए फ्यूल काम करता है। ठीक है, यू हैव लर्नड that microbes produce different type of gases and products during growth and metabolism। तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को शो करता है तो वो अलग अलग गैसेस एंड प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, जब वो ग्रोथ या अपनी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेगा तो उसके जो एंड प्रोडक्ट्स बनेंगे वो कैसे होते हैं, गैसेस होते हैं, काफी बनाता है। ठीक है, the type of the gas produced depends upon the microbes and the organic substrate they utilize। तो कैसी गैस बनेगी वो किस पे डिपेंड करती है, कि एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, आपने एरोबिक लिया है, एनएरोबिक लिया है, उसमें भी कौन सी वैरायटी ली है। ठीक है, और जो आपने सबस्ट्रेट दिया है उस बैक्टीरिया को, ठीक है, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर आपका माइक्रोब फीड करे उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो इन द एग्जाम्पल साइटेड इन रिलेशन टू फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ बेवरेजेस, द मेन गैस प्रोड्यूस्ड वो CO2। हमने पीछे डो बनाना देखा, ठीक है, चीज के बनाया था, ठीक है, और आप लोगों ने बेवरेजेस बनाए थे। तो ये सारी चीजें जब हमने बनाई थी तो मेनली आप लोगों की कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई थी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वहां पे मेन गैस जो प्रोड्यूस हो रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड थी। हाउएवर सर्टेन बैक्टीरिया विच ग्रो एनएरोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन अलोंग विद CO2 एंड H2। लेकिन अगर हम एनएरोबिक बैक्टीरिया लेंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया कौन सा होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में काम करता हो। ठीक है, तो एनएरोबिक बैक्टीरिया लेंगे और उसको सबस्ट्रेट अगर सेलुलोज देंगे तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, मिथेन प्रोड्यूस करेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, साथ में CO2 H2 निकलेंगे लेकिन कम हो जाएंगे। ठीक है, दीज बैक्टीरियम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। और जो बैक्टीरिया मिथेन को प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या बोलेंगे, मिथेनोजेंस। ठीक है, एंड वन सच कॉमन बैक्टीरियम इज मिथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, मिथेनोजेंस बोलेंगे उनको, ये तो एक टाइप हो गया, ब्रॉड वैरायटी हो गई। अब इस ब्रॉड कैटेगरी के अंदर जो एक नाम है इसका, ठीक है, जो एक जीनस है समझ लो, वो मिथेनोबैक्टीरियम है। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया, ठीक है भाई, क्या जो बैक्टीरिया आप लोगों के सेलुलोजिक मटेरियल पे एनएरोबिकली फीड करता है उसको आप मिथेनोजन कहते हो, और मिथेनोजन का एग्जांपल है मिथेनोबैक्टीरियम। समझ गए? फिर देखो, दीज बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन द एनएरोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। तो सीवेज ट्रीटमेंट में हमने जो बाद में छोड़े थे बैक्टीरिया वो क्या थे, एनएरोबिक बैक्टीरिया थे। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में पहले हमने एरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था, उसके बाद एरोबिक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एनएरोबिक बैक्टीरिया को ग्रो करवाया था। ठीक है, तो वहां पे एनएरोबिक बैक्टीरिया आपको उसी स्लज के अंदर दिखाई देंगे। ठीक है, दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रूमन इन ए पार्ट ऑफ स्टमक ऑफ कैटल। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं मिथेनोजेंस, ये जुगाली करने वाले पशु हम जिनको बोलते हैं, ठीक है, रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स के अंदर भी उनके स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं कौन भाई, ये एनएरोबिक बैक्टीरिया जिनको हमने मिथेनोजेंस बोला है। ठीक है, a lot of cellulosic material present in the food of cattle is also present in the rumen। ये रूमन क्या है, पार्ट ऑफ स्टमक। ठीक है, कैटल जो होता है उसके उसके स्टमक का एक पार्ट है रूमन, इसकी वजह से इसको रूमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, तो लोट ऑफ सेलोजिक मटेरियल प्रेजेंट इन द फूड ऑफ कैटल इज आल्सो प्रेजेंट इन द रूमन। तो क्योंकि हमारे जो कैटल्स होते हैं वो लार्जली किस पे फीड करते हैं, सेलुलोज पे, तो सेलुलोज भी प्रेजेंट होगा अलोंग विद मिथेनोजेंस इन द रूमन ऑफ ए कैटल। ठीक है, फिर देखो, इन रूमन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज। तो ये एनारोबिक बैक्टीरिया या मिथेनोजेंस आपके ये क्या करते हैं रूमन के अंदर, ठीक है, कैटल का जो स्टमक का रीजन है रूमन, वहां पे सेलुलोज का ब्रेक डाउन करते हैं, सेलुलोज को तोड़ते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल। अब क्योंकि सेलुलोज इसने किस लिए खाया था,
न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और इसके न्यूट्रिशन में, कैटल के न्यूट्रिशन में इसका मेजर रोल होता है आप लोगों के रूमन का समझ लो या मिथेनोजेंस का समझ लो, ठीक है। फिर देखो, डू यू थिंक वी ह्यूमन बींग्स आर एबल टू डाइजेस्ट द सेलुलोज प्रेजेंट इन आवर फूड? क्या हम ह्यूमन बींग सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम यानी कि सेलुलेज अब्सेंट होता है और इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दस द एक्सक्रीटा डंग ऑफ कैटल, तो जो अब इसने सेलुलोज पे फीड किया आपके कैटल ने, तो कैटल जब एक्सक्रीट आउट करेगा, एक्सक्रीटरी मटेरियल बाहर निकालेगा, यानी कि डंग जो होता है गोबर, कॉमनली कोल्ड एज गोबर, इसको गोबर ही बोला जाता है, इज रिच इन दीज बैक्टीरिया, ठीक है। तो भाई जब इसने सेल्लोज पे फीड किया, ठीक है, सेल्लोज कहाँ था, इसके रूमन में चला गया, रूमन के अंदर मिथेनोजेंस प्रेजेंट थे, वो मिथेनोजेंस किस पे फीड करेंगे भाई आप लोगों के इस सेल्लोज पे, और इस सेल्लोज का पार्शियल डाइजेशन करते, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता, पार्शियली डाइजेस्ट जो आपका ये है सेल्लोज, इसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड सेल्लोज के साथ साथ मिथेनोजेंस भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जब वो डंग बाहर आएगा। तो डंग कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड एज गोबर गैस। तो जो डंग था जिसको हमने जनरली गोबर बोला था, अब इस डंग से हम लोग क्या बनाएंगे, हम गोबर गैस या बायोगैस का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। फिर देखो, बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ ए कॉन्क्रीट टैंक। बायोगैस प्लांट में सबसे पहले क्या करते हैं भाई, कॉन्क्रीट का टैंक बनाते हैं, यानी आप लोगों ने गड्ढा खोदा और उसको जैसे वो कर देते हैं ना भाई, वहां पे सीमेंट विमेंट लगा उसकी चिनाई कर देते हैं, तो ऐसे आप लोगों ने कॉन्क्रीट का टैंक तैयार किया, जो कैसा होना चाहिए, 10 से 15 फीट तक डीप होना चाहिए, इतना आपको गड्ढा खोदना है। इन विच बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, जहां पे आप बायो वेस्ट को क्या करोगे भाई, कलेक्ट करके रखोगे, एंड ए स्लरी ऑफ डंग इज फेड, ठीक है। और वहां पे आप डंग की स्लरी डालोगे। अब स्लरी क्या होगी भाई, आपका डंग जो गोबर था वो तो जनरली आपका सॉलिड सी फॉर्म में होता है, उसके अंदर हम वाटर मिला देंगे, ठीक है, एक मतलब सॉल्यूशन सा बना देंगे वाटर और डंग का, उसको हम स्लरी बोलेंगे। और इस स्लरी को कहाँ पे फिर डाला जाता है भाई, इस स्लरी को इस कंक्रीट टैंक के अंदर डाला जाता है जो 10 से 15 फीट डीपर था, ठीक है। फिर उसके बाद ए फ्लोटिंग कवर इज, ठीक है भाई, उसके बाद ए फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप्स ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस्ड इन द टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। उसके बाद हमने उसके ऊपर क्या रखा भाई, एक फ्लोटिंग कवर रखा, ठीक है। तो जैसे देखो यहां से समझाता हूं आप लोगों को, ये आप लोगों का वो गड्ढा है, ठीक है, जो आपने खोदा है 10 से 15 फीट डीप, यहाँ पे उसके ऊपर ये एक राइजिंग कवर है, जैसे जैसे यहाँ पे गैस बढ़ती जाएगी, ठीक है, यहाँ गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, वैसे वैसे कवर ऊपर उठता जाएगा भाई, ठीक है। इससे क्या पता लगेगा कि वहां पे गैस बन रही है, जितनी ज्यादा गैस बनेगी उतना ही ऊपर की साइड शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, गैस होल्डर बोल दो, जो भी बोल दो इसको। फिर देखो, the biogas plant has an outlet which is connected to a pipe to supply biogas to nearby houses। तो जो बायोगैस प्लांट होगा उसकी एक आउटलेट होती है, ठीक है, जो आपने राइजिंग कवर जो लगाए थे इसके ऊपर, यहीं से एक यहाँ से समझ लो पाइप जुड़ा होता है, और इस पाइप की हेल्प से ये जो आपकी गैस है ये हाउसेज में सप्लाई होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप लोगों ने वो स्लरी डाली डंग और वाटर की, उस पे फीड करेंगे क्योंकि डंग के अंदर मिथेनोजेंस भी थे, वो फीड करना स्टार्ट करेंगे डंग के ऊपर, तो यहाँ पे गैस प्रोड्यूस होगी मीथेन सबसे ज्यादा, और ये धीरे धीरे राइजिंग का और ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, यानी गैस अभी बढ़ रही है, और फिर उस गैस को यहाँ से ये पाइपलाइन दी जाती है, इसके थ्रू हाउसेज में सप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है। फिर देखो आप लोग, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू अनदर आउटलेट एंड मे बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर। अब देखो, इस स्लरी पे मिथेनोजन ने फीड कर लिया, यानी सेलुलोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन कर दिया। जब सेलुलोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाएगी, तो यहाँ से बाकी का जो पार्ट बनेगा, ठीक है, बाकी का जो पार्ट बना, देखो अब इसको भी स्लज बोला है, स्लज क्यों बोला है, क्योंकि नीचे जो बाकी पार्ट बच गया, यहाँ पे नीचे नीचे जो बच जाता है सब स्लज होता है, ठीक है। तो नीचे बाकी जितना भी पार्ट बच गया उसको हम यहाँ से निकाल लेंगे दूसरे आउटलेट से, ये आउटलेट, ठीक है, ये तो इनलेट थी और ये आउटलेट है, इस आउटलेट से हमने निकाल लिया किसको भाई, हमारे बचे हुए पार्ट को, जो कंप्लीट सेलुलोज डाइजेशन से जो प्रोडक्ट आया उसको, और उसको हम खेतों में डाल देंगे एज ए फर्टिलाइजर। तो यहाँ से कुछ भी चीज हमने खराब नहीं की, गैस जो बनी उसको तो हमने एज ए एनर्जी के लिए, फ्यूल के लिए यूज कर लिया, और बाकी जो आपका यहाँ प्रोडक्ट बचा उसको आपने
एज ए फर्टिलाइजर यूज कर लिया खेतों में, ठीक है। फिर देखो कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटीज इन रूरल एरियाज। तो जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पे भाई सबसे ज्यादा पशु रखते हैं, ठीक है भाई, गांव में ही तो पशु ज्यादा रखते हैं, वहां पे कैटल ज्यादा मिलेंगे, कैटल ज्यादा मिलेंगे तो वहां पे आप लोगों का जो गोबर होता है या जो आप लोगों का डंग होता है वो भी ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो कैटल डंग ज्यादा क्वांटिटीज में कहाँ अवेलेबल होता है भाई, रूरल एरियाज में, वेयर कैटल आर यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पजेज, जहाँ पे कैटल को बहुत सारे पर्पज के लिए यूज किया जाता है भाई, ठीक है। सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर आफ्टर बिल्ड इन रूरल एरियाज। तो जनरली हम लोग देखेंगे तो जो बायोगैस प्लांट्स होते हैं वो रूरल एरियाज में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। द बायोगैस दस प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड लाइटनिंग, ठीक है। तो जो बायोगैस बनेगी हम उसको खाना बनाने के लिए, कुकिंग के लिए और लाइटिंग, घरों में बिजली जलाने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। द पिक्चर ऑफ बायोगैस प्लांट इज शोन इन दिस फिगर। The technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of। अब हमारे इंडिया में जो बायोगैस प्लांट लगे हैं वो किन के एफर्ट की वजह से लगे हैं, तो हमारे दो इंस्टीट्यूट है जिनके एफर्ट की वजह से हमारे इंडिया में बायोगैस प्लांट्स को सेट किया जाता है। पहला है IARI, आपने सुना भी होगा, ये आपके दिल्ली में लोकेटेड है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, बड़ा इंस्टीट्यूट है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो एग्रीकल्चर के साथ जितने भी रिसर्च होती है उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है IARI, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड दूसरा है KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये दोनों मिलके बायोगैस प्लांट सेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आगे समझ में, तो भाई यहाँ से एक बार फिर से देख लो, मैं आपको इसका डायग्राम बता देता हूँ। बायोगैस प्लांट में हमने सबसे पहले 10 से 15 फीट का एक आपका गड्ढा खोदा, ठीक है, तो कंक्रीट टैंक बनाया, फिर वहां पे हम लोगों को यहाँ पे आपका बायो वेस्ट कलेक्ट करवाना है, तो बायो वेस्ट कलेक्ट करवाने के लिए यहाँ पे हम एक इनलेट बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इनलेट देखो पाइप लगा हुआ ना इसके साथ, तो यहाँ पे ये जो छोटा टैंक था यहाँ पे हमने स्लरी डाली, तो डंक के साथ पानी को मिलाया, उसका घोल तैयार किया, उसको यहाँ से डाल दिया, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस फीट जो 10 से 15 फीट जो गहरा टैंक था उसके अंदर आ गई आपकी स्लरी। अब इस स्लरी के अंदर क्योंकि डंक के अंदर मिथेनोजेंस भी थे, मिथेनोजेंस क्या है, एनएरोबिक, इसीलिए गड्ढा खोद के दबाया है, अगर एरोबिक कंडीशंस होती तो बाहर ही कर देता अपना काम, ठीक है, जैसे गाय ने गोबर किया तो उस गोबर में ये डाइजेशन स्टार्ट कर देता, लेकिन क्योंकि ये एनएरोबिक है तो ये हमें से एनएरोबिक कंडीशन देनी होगी, तो हमने गड्ढा खोद के उसको दबा दिया, बंद कर दिया, तो नीचे कैसी कंडीशंस हैं, बिना ऑक्सीजन वाली, एनएरोबिक, ठीक है। यहाँ पे अब इस स्लरी पे फीड करेगा मिथेनोजन, फीड करेगा तो हमने ऊपर एक राइजिंग कवर लगाया जो एक तरीके से फ्लोट करता है, ठीक है। तो जैसे जैसे गैस बढ़ेगी, ठीक है, बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म करेगा, बैक्टीरिया फीड करेगा स्लरी के ऊपर, फीड करेगा, गैस बनाएगा, मेनली कौन सी बनाएगा, मिथेन बनाएगा, मिथेन बनेगी तो धीरे धीरे राइजिंग कवर ऊपर की साइड शिफ्ट होगा, और यहाँ से हमने एक आउटलेट लगाया हुआ है, ठीक है, एक पाइप लगाया हुआ है जो घरों में गैस को सप्लाई करेगा, जिसको हम कुकिंग और लाइटिंग के लिए यूज कर लेंगे। अब बाकी नीचे जो आपका था, बाकी जो आपका बच गया जो पार्ट कंप्लीटली डाइजेस्टेड पार्ट था सेलुलोज का, उसको हम एक दूसरी आउटलेट की हेल्प से निकाल लेते हैं, इसको स्लज बोलते हैं, और इसको हम एज ए फर्टिलाइजर अपने खेतों में यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये स्लज किसका काम करेगा, फर्टिलाइजर का काम करेगा भाई।